वेल, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके सीपीटी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, लेकिन इसका अभी कंसेप्ट हमने अभी आपको क्लियर करना है। इलास्टिसिटी एक्चुअली है क्या? हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में डिमांड टॉपिक को पढ़ा है। डिमांड में हमें यह बताया गया, लॉ ऑफ डिमांड हमें यह सजेस्ट कर रहा था कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड एंड वाइस वर्सा, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप की बात कही गई थी कि अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो डिमांड नीचे आना है एंड वाइस वर्सा। तो लेकिन वहां पे ये बात बिल्कुल नहीं कही गई कि प्राइस किस प्रोपोर्शन में ऊपर गया तो डिमांड किस प्रोपोर्शन में नीचे आया एंड वाइस वर्सा। तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस और प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, इस बात का जिक्र लॉ ऑफ डिमांड में नहीं था। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ हमें स्टैटिक बात ये कह रहा था कि आप प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाओ तो क्वांटिटी डिमांडेड नीचे की तरफ आएगी। लेकिन अब हमने प्राइस कितना परसेंटेज ऊपर किया कि कितना परसेंटेज प्राइस डिमांड हमारा नीचे आया, ये मेजरमेंट की बात वहां नहीं हो रही थी। और हम लोग आज का टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि प्राइस में चेंज, डिमांड में चेंज, लेकिन प्राइस में कितना चेंज तो डिमांड में कितना चेंज, हम लोग इस बात का आकलन करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। एंड व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑल अबाउट? इलास्टिसिटी का मतलब यही है। लेकिन आप यहां देखें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब यहां पर क्या है? मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस एंड अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स भी हमने ले रखा है। तो यहां इलास्टिसिटी का जो मेजर पर्पस जानने का क्या है, बस ये हम लोग देखेंगे कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, कितनी लोच है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। अब ये भी पॉसिबल है कि भाई हमने प्राइस चेंज किया है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं हुआ, तो क्या हम कहेंगे कि इलास्टिसिटी है? बिल्कुल नहीं कहेंगे, कहेंगे जीरो इलास्टिसिटी है। अब ये भी हो सकता है कि प्राइस में स्लाइट चेंज 5% लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में 300% चेंज, तो ये इंफिनिटी की तरफ जा रही है बात। तो ये दो सिचुएशन ऐसी हैं जो अनरियलिस्टिक सिचुएशंस हैं, हम लोग इस पे भी डिस्कस करेंगे। एक सिचुएशन और है कि हमने जो प्रोपोर्शनेट चेंज किया है प्राइस में, 10% चेंज किया प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में भी 10% की चेंज आई है, तो हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक। अब सवाल ये है प्राइस में चेंज हमने किया 10%, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेज हो गए 30%, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी। ऑन द कॉन्ट्रारी, हमने प्राइस में चेंज किया है 20% और क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है 10%, लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी। तो आखिर ये इलास्टिसिटी का अध्ययन, इलास्टिसिटी का मेजरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम लोग पढ़ें, क्यों हम लोग जानें, ये जानना ज्यादा जरूरी है। देखिए, गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसीज अडॉप्ट करती है। कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं जिसपे कि गवर्नमेंट रिबेट दे देती है, कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं जिसपे कि गवर्नमेंट ड्यूटी एक्स्ट्रा चार्ज कर देती है। तो पॉलिसी मेकिंग में और पॉलिसी फ्रेमिंग में इस कंसेप्ट का बड़ा इंपॉर्टेंस है। और तो और एक जो मोनोपॉलिस्ट है, मोनोपॉलिस्ट के लिए भी इलास्टिसिटी का अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी से और डिफरेंट कंज्यूमर से डिफरेंट प्राइस वो वसूल सकता है अगर वो इलास्टिसिटी का डीप स्टडी करे अपने प्रोडक्ट के संदर्भ में। तो हम लोग ये देखेंगे कि इलास्टिसिटी कितने प्रकार की है। आइए देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है कितने प्रकार की। हमने इसे 3 सेगमेंट में बांट रखा है। आप यहां देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस इलास्टिसिटी। अब आप लिखें इसको कि प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। हमने इसे एक अलग कैटेगरी बना रखा है, प्राइस इलास्टिसिटी। ओके, आपके बुक में सारी बातें दी हुई हैं लेकिन सब अलग थलग है, सब अलग अलग दी हुई है बातें। हमने उसे कंपाइल करने की कोशिश की है, कंसाइज करने की कोशिश की है कि आप इसे क्विक रिकैप कर सको बिफोर योर सीपीटी एग्जामिनेशन। आप देखें कि प्राइस इलास्टिसिटी में भी हमने मेथड्स भी एलाबोरेट कर रखा है। परसेंटेज मेथड है, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड है, पॉइंट मेथड है एंड आर्क मेथड है। And this arc method is very very important for you as far as your CPT examination is concerned. आप आर्क मेथड को फॉलो करेंगे। ओके, हम लोग 1 by 1 सभी मेथड पे डिस्कशन करेंगे। आइए, पहला प्रकार हमने देखा प्राइस इलास्टिसिटी। दूसरी इलास्टिसिटी की टाइप है इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी में क्या देखने को मिल रहा है? मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस
इन चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। क्या कंज्यूमर के इनकम से भी डिमांड में कोई चेंज हो सकता है? यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल हो सकता है। कंज्यूमर का इनकम लेवल बढ़ जाए तो कुछ कमोडिटी ऐसी होती है जिनका की डिमांड ही खत्म कर देगा। ऑन द कंट्रारी, कुछ कमोडिटी ऐसी होती है कि इनकम बढ़ने के साथ साथ उसका वो डिमांड बढ़ा लेगा। इट इज वेरी मच पॉसिबल। और कुछ कमोडिटीज ऐसी भी होती हैं कि इनकम बढ़े या घटे उस कमोडिटी के डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो यही चीज आपको देखने को मिलेगा पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी नॉर्मल और लग्जरियस गुड्स के साथ। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी देखने को मिलेगी। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी कहने का मतलब क्या है? कंज्यूमर का इनकम लेवल ऊपर गया, नॉर्मल और लग्जरी गुड्स का डिमांड भी ऊपर जाएगा। कंज्यूमर का इनकम लेवल ऊपर, हायर द इनकम हायर द डिमांड, ये देखने को मिलेगा पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। अगर हम लोग इनकम इलास्टिसिटी जज कर रहे हैं और वो पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, तो हम लोग समझेंगे कि वो गुड्स नॉर्मल और लग्जरी है। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी हमें कब देखने को मिलेगा? जब गुड्स इंफीरियर, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर का इनकम बढ़ा तो वो उसका डिमांड नीचे करेगा, बात नेचुरल है। इनकम डिक्लाइन करा, इनकम कम हो गई कंज्यूमर की, तो वो डिमांड उन्हीं चीजों का बढ़ाएगा जो इंफीरियर गुड्स है। तो यहां पे निगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। और जीरो इनकम इलास्टिसिटी, वी नो अबाउट इट, नेसेसिटी गुड्स। आपकी इनकम कुछ भी हो जाए, कम या ज्यादा, जो नेसेसिटी गुड्स है, सॉल्ट जैसे आप ले लो या फिर लाइफ सेविंग ड्रग्स ले लो आप, तो इस तरह की जो कमोडिटीज होती हैं उनका डिमांड बिल्कुल स्टैग्नेंट होता है, आपके इनकम से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। आपकी इनकम चाहे जो भी हो, आप 1 करोड़ रुपए महीने का अर्न कर रहे हो या 100 करोड़ रुपए महीने का अर्न कर रहे हो या 10,000 रुपए महीने का अर्न कर रहे हो, व्हाटएवर, आप उस पे एक सर्टेन अमाउंट खर्च कर रहे थे तो आप उतना अमाउंट खर्च करोगे ही। दैट इज नेसेसिटी गुड्स। अब है तीसरा इलास्टिसिटी का प्रकार, वो है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी में हम लोग क्या देखते हैं? मेजरमेंट किस प्रकार की करते हैं? मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस यहां भी होता है इन चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन चेंज इन डिमांड, change in demand due to change in price due to change in price of substitute or complementary goods. Measurement of degree of responsiveness in change in demand due to change in price of substitute or complementary goods. Okay. थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी वहां पे। इसके मेजरमेंट के तरफ जब जाए हम लोग तो परसेंटेज डेल्टा क्यू, डेल्टा का मतलब आप लोग जानते होंगे चेंज, परसेंटेज डेल्टा क्यू एक्स, जो कमोडिटी हमारी है वो एक्स है, परसेंटेज डेल्टा पी वाई जो प्राइस है सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री की वो, और यदि रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो हम समझेंगे कि वो गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स है। क्योंकि हमने डिमांड एनालिसिस में ये टॉपिक डिस्कस किया था कि रिलेशनशिप क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड पर हमारा क्या संबंध है, हम लोगों ने डिस्कस किया था। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंज और हमारे गुड्स के डिमांड में चेंज का असर क्या होता है, हमने ये भी डिस्कस किया था आपसे प्रीवियस क्लासेस में। आइए अब शुरू से बात करें और कुछ डायग्राम देखें। अभी मैं वापस आ रहा हूं यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी टॉपिक पे ही, परसेंटेज मेथड पे ही बात करनी है हमने। ओके, एक छोटा सा डायग्राम देखें आप यहाँ पे, बड़ा ही सिंपल है। इसके जो परसेंटेज मेथड के जो डिफरेंट कोएफिशिएंट्स हैं वो 5 निकल कर आएंगे। परसेंटेज मेथड में 5 कोएफिशिएंट देखने को मिलता है, जिसमें से 2 बिल्कुल अनरियलिस्टिक सिचुएशन है। हम पहले वो 2 अनरियलिस्टिक सिचुएशंस को समझें। P QD, प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस 5, 10, 15, बट QD इज कांस्टेंट।
at 200। तो हम यहाँ पर क्या समझे, प्राइस तो चेंज हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज आप जिधर भी देख लो, ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज, नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज, बट QD इज कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड मूव नहीं कर रहा कहीं भी। आप क्या कहोगे डिमांड को, इस डिमांड को आप क्या कॉल करोगे? आप EP से अगर डिनोट करो प्राइस इलास्टिसिटी को, तो आप इसे क्या कहोगे? जीरो इलास्टिसिटी कहोगे? इलास्टिसिटी जीरो है यहाँ पे, कह सकते हो आप कह सकते हो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इसको बिल्कुल कहा जा सकता है। इलास्टिसिटी देखने को नहीं मिल रही है, प्राइस हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन डिमांड कांस्टेंट है। तो ये एक सिचुएशन हो गई, और हम इस सिचुएशन को इस प्रकार डिनोट करते हैं, EP इज इक्वल टू 0। अब EP इंफिनिटी की तरफ जाए, इंफिनिटी दूसरा डायग्राम भी आप देखें, यहां लगे हाथ, ये दूसरा डायग्राम क्या सजेस्ट कर रहा है? प्राइस इस बार कांस्टेंट है, या हल्का मूव भी कर रहा हो, स्लाइट चेंज इन प्राइस, लेकिन QD this one is P and this one is QD, 100, 150, 200। आप कह सकते हो EP इज इक्वल टू इंफिनिटी, बिल्कुल आप कह सकते हो यहाँ पे, क्योंकि प्राइस आपका मामूली चेंज या नो चेंज, और उसके बावजूद भी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज कर रहा हो रैपिड स्पीड से, तो आप कह सकते हो कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, और इसे आप कह सकते हो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। आप इस डायग्राम को बनाते जाएं और परसेंटेज मेथड की हेडिंग दे दें, आप परसेंटेज मेथड की हेडिंग दे दें, फॉर्मूले पे अभी बाद में बात करनी है हमने, परसेंटेज मेथड हेडिंग दे दें, उसके 5 कोएफिशिएंट को 1, 2 मान लें, ये डायग्राम दे, डायग्राम के नीचे या डायग्राम के आसपास कहीं भी आप डिनोट करें, और डायग्राम के नीचे बनाएं EP इज इक्वल टू 0, और आप लिखें परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। करिए भाई साहब, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। एंड नाउ we should move toward the third diagram or the third coefficient। ये थर्ड कोएफिशिएंट क्या है? P 5, 10, 15, 5 पे इस डायग्राम को हमने क्या नाम देना है? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, इसे नाम देना हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, और इसे नाम देना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहां पे आपका EP इज इक्वल टू 1 होगा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, क्योंकि जिस प्रोपोर्शन में प्राइस चेंज हो रहा है उसी प्रोपोर्शन में क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है। आप याद रखेंगे कि वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जब डिमांड कर दिख रहा हो तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है, अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है इट मींस कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंफिनिटी है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटरी इलास्टिक मानी जाएगी। अभी 2 केसेस और बचे हैं और 2 कोएफिशिएंट और बचे हैं। हमने 2 देखा परसेंटेज मेथड में, EP इज इक्वल टू 0, EP इज इक्वल टू इंफिनिटी, EP इनफाइनाइट है, और प्राइस इलास्टिसिटी 1 है। अभी 2 कोएफिशिएंट बाकी हैं, अभी उन 2 कोएफिशिएंट पे भी बात करनी है हमने। वो 2 कोएफिशिएंट भी आप देखेंगे यहाँ पे, आइए देखें। P लेना है हमने, ये प्राइस
P1 Q1। आप देखें कि ये जो गैप है और ये जो गैप है, इस गैप को जरा आप देखें कि प्राइस में जो चेंज हुआ हमारा वो बिल्कुल मामूली चेंज हुआ है, ये प्राइस चेंज हुआ है इतना, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज इतना सारा है। और हमें जो डिमांड कर्व प्राप्त हो रहा है, इस डिमांड कर्व का नाम क्या होगा, पहली बात। दूसरा भी लगे हाथों देख लें, दोनों पे एक साथ डिस्कशन करेंगे हम लोग। ये दोनों डायग्राम आप देखें, we are having two diagrams here, just focus on it। आप इस डायग्राम को क्या नाम दोगे? Anybody else? Anybody from you? इस डायग्राम को आप क्या नाम दोगे? Steeper। And this one is flatter। Very nice। Flatter and steeper। सही है? तो जो फ्लैटर डिमांड कर्व है, इसमें इलास्टिसिटी क्या होगी, क्या आप बता सकते हो? टीपी को आप क्या कहोगे, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1? ग्रेटर देन 1। यस सर, बिल्कुल सही, ग्रेटर देन 1, क्योंकि आपने प्राइस में चेंज किया मान लो 5% और क्वांटिटी डिमांडेड 25%, चेंज हुआ ना, दिख रहा है ना साफ साफ। और यहाँ पर आपने प्राइस में चेंज किया 25% और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है कितना, 5%। देन ईपी वुड बी लेस देन 1। सही है? तो ये 5 कोएफिशिएंट प्राइस इलास्टिसिटी के हैं। हमने देखा डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2, डायग्राम नंबर 3 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, डायग्राम नंबर 4 फ्लैटर ग्रेटर देन 1, डायग्राम नंबर 5 स्टीपर डिमांड कर्व और ईपी लेस देन 1। ओके, याद क्या रखना है आपने, आप इसे क्या कहोगे, ईपी जब 0 है, इलास्टिसिटी 0 है, परफेक्टली inelastic demand, and the demand curve would be known as vertical straight line, this one। okay, जब इंफिनिटी है, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, मोर देन 1 और मोर देन यूनिट, लेस देन यूनिट। ये कोएफिशिएंट है, डिफरेंट इलास्टिसिटी की कोएफिशिएंट है प्राइस इलास्टिसिटी। तो मेरे ख्याल से आप ये बात समझ गए होंगे, और डायग्राम के साथ आप नोट करें, फटाफट नोट करिए 1 2 3 4 एंड 5 डायग्राम्स परसेंटेज मेथड की। अब बात करें इसके कैलकुलेशन की, कैलकुलेट हम लोग कैसे करेंगे। कैलकुलेशन बड़ा ही सिंपल है, परसेंटेज डेल्टा क्यू बाय परसेंटेज डेल्टा पी। डेल्टा कहने का मतलब चेंज, प्रतिशत क्वांटिटी चेंज कितनी हो रही है, कितने प्रतिशत क्वांटिटी चेंज हो रही है और कितने प्रतिशत प्राइस चेंज हो रहा है, हमें ये मेजरमेंट देखना है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 10%, percentage change in price 10%, 10 upon 10 is equal to 1, then unitary elastic would be called. Okay? When we talk about greater than unit, more than unit, percentage delta Q 25% and percentage delta P 5%, more than 1, result would be more than 1. आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। आप 1 2 3 और 4 जल्द से जल्द नोट करो, तो फिर आगे बात की जाए। एक और इसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, और आप सीपीटी में कैसे करोगे कैलकुलेट, तो आपको बेसिकली आर्क मेथड पे ही करना है। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी प्लस 1 बाई क्यू प्लस Q1। पी कहने का मतलब प्राइस जो ओरिजिनल था, P1 कहने का मतलब जो प्राइस चेंज होकर आया, Q कहने का मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी, और Q1 कहने का मतलब जो क्वांटिटी चेंज हो गई है। यहाँ भी डेल्टा क्यू कहने का मतलब चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा पी कहने का मतलब चेंज इन
प्राइस जो चेंज हुआ है। प्राइस इलास्टिसिटी मेथड जो है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, उसमें हम लोग फर्स्ट अभी परसेंटेज मेथड पे डिस्कस कर रहे थे। नाउ वी विल मूव टुवर्ड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और बिल्कुल कंसाइज रूप में हमें इसे समझना है, टू दी पॉइंट और याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, और ऐसा समझ लेना है कि रट्टा लगाने की भी जरूरत नहीं होगी। आप बिल्कुल इजीली इस बात को आराम से स्टोर कर सकते हो और दिमाग में फिट करके रख सकते हो कि EP इज इक्वल टू 1 जब है तो क्या होगा। क्या आप लोगों ने इसे लिख लिया है? ओके, आइए देखते हैं पहले यहां पे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में EP is equal to 1, total expenditure remains constant with every change in price. प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्योंकि कंज्यूमर अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा है। आप जिस प्रोपोर्शन में प्राइस चेंज कर रहे हो वो क्वांटिटी ज्यादा खरीद के एक्सपेंडिचर उतना ही रख रहा है। तो वैसी स्थिति में हमारी इलास्टिसिटी होगी 1। EP is greater than 1 कब होगा? There is a negative relationship between price and total expenditure. प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में निगेटिव रिलेशन कहने का मतलब क्या है कि प्राइस बढ़ा तो टोटल एक्सपेंडिचर घट जाना है। इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस बढ़ाया आपने अपनी कमोडिटी का, तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्लाइन करना है। ओके, और आपने प्राइस अगर रिड्यूस कराया तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया। मतलब क्या है कि आपने प्राइस कम किया, कंज्यूमर ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया, तभी तो टोटल एक्सपेंडिचर कहने का सेंस क्या है यहाँ पे कि कंज्यूमर जो आपकी कमोडिटी को खरीद के पैसा पे कर रहा है, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर। आप यहां देख रहे होगे देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। आपने प्राइस लो किया तो उधर से कंज्यूमर का रिस्पांस क्या आया? टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया उन्होंने, यानी ज्यादा खरीदा है। तो इलास्टिसिटी क्या होगी? आप जो प्राइस घटाए हो, ठीक है, तो उधर से तो रिस्पांस ज्यादा मिलना शुरू हुआ। और इस कंसेप्ट के प्रोपाउंडर भी अल्फ्रेड मार्शल है, ठीक है, और बड़ा बेहतरीन कंसेप्ट है, लेकिन इसमें कोएफिशिएंट 3 है और वो जो 5 कोएफिशिएंट थे ऊपर वाले मेथड में, तो उसमें वो 2 अनरियलिस्टिक सिचुएशंस थे, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। उस सिचुएशन पे यहाँ पे बात हो ही नहीं सकती। यहाँ पे रियलिस्टिक सिचुएशन पे बात होगी क्योंकि ये रियल चीज है, ठीक है। EP is greater than 1, there is a negative relationship between price and total expenditure. Negative relation कहने का मतलब क्या है कि आप प्राइस को बढ़ा रहे हो और टोटल एक्सपेंडिचर घट जाए, कंज्यूमर कम खरीदना शुरू कर दे। इट मींस कि आपकी इलास्टिसिटी क्या है? ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना। एंड जब यहां पे आप देख रहे हो कि EP is less than 1, there is a positive relationship between price and total expenditure. आप प्राइस बढ़ाओ, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। आप प्राइस घटाओ, टोटल एक्सपेंडिचर भी घटेगा, ठीक है। तो आपको जो मटेरियल आपके हाथ में है उसमें एक शेड्यूल टाइप का बना करके दिया गया है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पे। इसे भी डिस्कस करने की जरूरत है, और वो अगर अभी इस पे लाइट थ्रो किया जाए और डिटेल में उस पे जाया जाए तो कंसेप्शन आपका और क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो आपके चूंकि मटेरियल में है तो आप उसको देखो, और यदि उसमें कोई ट्रबल हो तो मेरे से डिस्कस करो। मेरे ख्याल से आप ये समरी है, आप इस समरी को उससे कोरिलेट कर दो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसमें जो एरो बनाकर दिया हुआ है शेड्यूल में अप एंड डाउन, और आप इससे कोरिलेट कर लो तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी वो बात। ओके, now let us move towards the next point. Well, इसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी में पॉइंट मेथड है, और इस पॉइंट मेथड पे भी हमने डिस्कस करना है। आइए डिस्कस करें, इसे इरेज करें। ये भी सिंपल ही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। पॉइंट मेथड पे भी हमने समरी में बना रखा है एक डायग्राम। इसमें एक्स और वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है आपका और ये एक्स एक्सिस है।
वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से टच करता हुआ एक डिमांड कर्व हम लोग ड्रॉ करते हैं और इसी डिमांड कर्व पे डिफरेंट पॉइंट्स पे हम लोग इलास्टिसिटी की मेजरमेंट करते हैं। और मेजरमेंट का फॉर्मूला क्या है? लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट की मेजरमेंट की जाती है और उसे डिवाइड करते हैं अपर सेगमेंट के मेजरमेंट से। अब जरा देखा जाए कि पॉइंट सी, हमने डिफरेंट पॉइंट्स ले रखा है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट एंड ई पॉइंट। ओके, आप देखें कि सी पॉइंट पे जो लोअर सेगमेंट होगा, यहां से लोअर सेगमेंट सीई, सीई डिवाइडेड बाय सीई डिवाइडेड बाय AC, अपर सेगमेंट AC, CE डिवाइडेड बाय AC अगर करें और मेजरमेंट करें, किसकी मेजरमेंट? यहां से यहां के डिस्टेंस की मेजरमेंट और यहां से यहां की डिस्टेंस की मेजरमेंट। दोनों मेजरमेंट अगर हम कर लें और मान लो कि 5/5 आ जाए तो रिजल्ट क्या आएगा? 1। इन द सेम वे अगर हम लोग इलास्टिसिटी मेजर करने जाए पॉइंट डी पे, एट पॉइंट सी हमने मेजर किया है फर्स्ट वाला, और नेक्स्ट हम मेजर करें एट पॉइंट डी पॉइंट पे, तो लोअर सेगमेंट डीई, लोअर सेगमेंट डीई बाय अपर सेगमेंट, तो जाहिर है कि ये डिस्टेंस डीई का डिस्टेंस और इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट, कौन सा मेजरमेंट बड़ा होगा? आप बताइए। ये बड़ा होगा एडी। अब मान ले थोड़ी देर के लिए कि डी का डिस्टेंस 5 और एडी का डिस्टेंस 15, क्या आएगा रिजल्ट? लेस देन 1 आएगा। मोर देन 1 कभी नहीं आएगा गधे। कैसे है? नाउ अगर आप ई पॉइंट पे डिस्कस करें, एट पॉइंट ई इलास्टिसिटी क्या होगी? ई पे आपका क्या है? लोअर सेगमेंट 0, अपर सेगमेंट ए। अब मान लीजिए 0/20 है, क्या आएगा रिजल्ट? 0। इलास्टिसिटी क्या होगी ई पॉइंट पे? 0। अब उसी तर्ज पे हम लोग बी पॉइंट पे जाएं तो लोअर सेगमेंट बड़ा हो जाएगा, बी मान ले 15 और उसका अपर सेगमेंट मान ले 5 ग्रेटर देन 1। और इस पॉइंट पे जाएंगे आप तो लोअर सेगमेंट बहुत बड़ा, अपर सेगमेंट 0, इंफिनिटी आ जाएगी। तो ये मेजरमेंट आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई बहुत विशेष बात है नहीं कि इसको पकड़ करके छीला जाए, ऐसी कोई बात इसमें है नहीं। Have you got it? Yes. Okay. Now we will move towards the next topic. देखिए इनकम इलास्टिसिटी में क्या हमने लिख रखा है कि मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। कंज्यूमर के इनकम में तब्दीली की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में तब्दीली, किस प्रोपोर्शन में आपका इनकम तब्दील हो रहा है और किस प्रोपोर्शन में आप क्वांटिटी डिमांडेड में तब्दीली ला रहे हैं। हमने अभी डिस्कस किया है जीरो इनकम इलास्टिसिटी भी देखने को मिल सकती है। किस कमोडिटी के कंसर्न में? नेसेसिटी वाली कमोडिटी के कंसर्न कोई चेंज नहीं, आपका इनकम लाख तब्दील हो लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं। निगेटिव देखने को मिल सकता है, अगर आपका इनकम ऊपर जा रहा हो तो क्वांटिटी डिमांडेड नीचे आ सकती है। और ये किस केस में देखने को मिल सकता है? किस कमोडिटी के? इंफीरियर गुड्स और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के संदर्भ में, फुटपाथी गुड्स के संबंध में। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी देखने को मिल सकती है हमें नॉर्मल और लग्जरियस गुड्स के संदर्भ में। अगर आपका इनकम लेवल हाई जा रहा हो तो जाहिर है आप लग्जरियस गुड्स की तरफ मूव करोगे, आप उसका डिमांड बढ़ा डालोगे। और इसके मेजरमेंट के लिए आपके सामने दो फॉर्मूलाज हैं। पहला है परसेंटेज डेल्टा क्यू बाई परसेंटेज डेल्टा वाई। वाई का मतलब यहाँ पे क्या है? इनकम। और आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, सेम ही चीज आएगी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाई इंटू वाई बाई क्यू। वाई कहने का मतलब इनकम, क्यू कहने का मतलब क्वांटिटी। ओके, डेल्टा का मतलब चेंज। ये तो क्लियर है। अभी हम लोग मूव करें
इस तरफ क्रॉस इलास्टिसिटी की तरफ। क्रॉस इलास्टिसिटी थोड़ी सी बात है जो आपको समझनी होगी, वो ये कि सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इस पे थोड़ी सी बात याद दिलाने लायक है जो आप प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हो। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, हम लोग बिल्कुल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ले, कोक एंड पेप्सी। ये दो प्रोडक्ट हैं, दोनों एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है वो है कोको कोला, आप इसका डिमांड एनालिसिस करने जा रहे हो, लेकिन प्राइस बढ़ाया किसने? पेप्सी वालों ने। पेप्सी का प्राइस बढ़ जाने से क्या आपके कोको कोला के डिमांड पे कोई असर पड़ेगा? बोलिए, पड़ेगा? yes, पड़ेगा। कैसा असर पड़ेगा? बढ़ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस अगर बढ़ता है तो हमारे गुड्स का, कोको कोला का डिमांड बढ़ जाएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, यदि पेप्सी वाले अपना प्राइस लो कर दें, प्राइस को इन्होंने लो कर दिया है, ठीक है, पेप्सी का प्राइस लो हो जाए तो हमारा डिमांड भी लो होगा। सही है? यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ रिलेशनशिप हमें क्या, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस के साथ हमारे गुड्स का जो डिमांड है उसका रिलेशनशिप क्या नजर आता है? पॉजिटिव नजर आता है। तो देखिए यही चीज यहाँ डिनोट की गई है। यहाँ हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव नेगेटिव साइन हम लोग डिनोट इग्नोर नहीं करेंगे। इधर हम लोग नेगेटिव साइन इग्नोर कर सकते, लेकिन यहाँ इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ अगर पॉजिटिव है, अगर निगेटिव नहीं आया है तो हम समझेंगे कि वो कौन सा गुड्स था, x और y जो यहाँ पे है, डेल्टा py जो है वो किसका प्राइस था? सब्स्टिट्यूट का था, अगर पॉजिटिव रिजल्ट है तो। और अगर निगेटिव है तो कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हम अगर इस तरह से ले लें कि हमारा गुड्स है मोटर व्हीकल, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, और इधर ले लें हम पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है, फ्यूल की प्राइस बढ़ गई, मोटर व्हीकल के डिमांड पे कुछ तो असर होगा। क्या असर होगा? डिक्रीज। अब इसका प्राइस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस डिक्लाइन कर जाए तो इसके डिमांड पर क्या असर पड़ेगा? इंक्रीज। यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ कौन सा रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है? निगेटिव रिलेशनशिप। ये याद दिलाना था, चूंकि पहले बताया जा चुका था इसलिए हम लोग डिटेल में नहीं गए। अदरवाइज आपको बस ये याद रखना है कि परसेंटेज डेल्टा QX डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल्टा PY, अगर साइन निगेटिव है तो वो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर साइन पॉजिटिव आ रहा है तो वो गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ठीक है? क्लियर है? तो ये थे इलास्टिसिटी की बातें। अब हम लोगों ने बात तो करनी है आगे, वो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करनी है, और फिलहाल आप इसे पूरा का पूरा आप नोट करें। हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा सप्लाई। ओके, हाँ, खैर ये तो जानना ही चाहिए स्टूडेंट को, थैंक्स लॉट। आप लोग भी जान लें इस बात को कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। देखिए ये बताने लायक चीजें हैं कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी को प्रभावित कर सकते हैं। बहुत जरूरी बातें हैं ये। सबसे पहली बात कही गई है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो जिस कमोडिटी की सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगी मार्केट में, ऐसी कोई भी कमोडिटी जिसकी मार्केट में अबंडेंस में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, उसकी इलास्टिसिटी का क्या होगा? हायर इलास्टिसिटी होगी या लोअर इलास्टिसिटी होगी? बड़ा ही सिंपल है, आपका जवाब बहुत आसानी से आना चाहिए कि हाई इलास्टिक होगा सर। व्हाई? यदि हम अपने कमोडिटी का प्राइस लो कर दें तो बहुत से सब्स्टिट्यूट अगर मार्केट में अवेलेबल है तो लोग हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और हमारे गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा मामूली प्राइस में चेंज होने की वजह से भी। ऑन द कॉन्ट्ररी, यदि हमारे प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट बाजार में अवेलेबल ही ना हो, बहुत रेयर सब्स्टिट्यूट हो या क्लोज सब्स्टिट्यूट हो ही ना, और हमने प्राइस हाई कर दिया, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, मामूली फर्क पड़ सकता है, तो इलास्टिसिटी वहां पे
कम होगी, आप कह सकते हैं इनइलास्टिक भी हो सकती है या लेस देन यूनिट इलास्टिक हो सकता है। दूसरा पॉइंट दे रखा है इन्होंने, पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी इन द कंज्यूमर्स बजट। कंज्यूमर के बजट में जो कमोडिटी का पोजीशन, क्या पोजीशन है भाई, ये देख लेते हैं। आप देखिए कि आप 10,000 रुपए इनकम कर रहे थे, आपने इन्वेलप खरीदना था, इन्वेलप की प्राइस 50 पैसे थी, अभी 1.5 रुपए हो गई है या 2 रुपए की इन्वेलप मिलने लगी है, तो क्या आप इन्वेलप नहीं खरीदोगे या कम खरीदना शुरू कर दोगे? सेफ्टी पिन, आल पिन वगैरह वगैरह, स्टेपलर की पिन, जो छोटी छोटी चीजें हैं, या फिर 100, 50, 200, 500 रुपए की चीजें जो कंज्यूमर के बहुत बड़े प्रोपोर्शन को, इनकम के बहुत बड़े प्रोपोर्शन को कैप्चर नहीं करती, तो उनका डिमांड नेचुरली इनइलास्टिक होता है। नेचर ऑफ कमोडिटी, जिस कमोडिटी की डाइवर्सिफाइड यूज पॉसिबल, ठीक है, उसकी डिमांड बहुत हाईली इलास्टिक होगी। फॉर एग्जाम्पल पोटैटोज की कीमत अगर कम होती है तो लोग उसका ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ा लेते हैं। कैसे? कंजम्पशन बढ़ाने का कारण क्या है? क्योंकि वो डाइवर्सिफाइड यूज की तरफ चले जाते हैं। कुछ कमोडिटी की नेचर ऐसी होती है कि उसका डाइवर्सिफाइड यूज पॉसिबल ही नहीं है, तो उसका डिमांड उतना इलास्टिक नहीं होगा। कुछ कमोडिटी ऐसी होती हैं जो नेसेसिटी होती हैं, तो उनका डिमांड भी इलास्टिक ही होगा, क्योंकि आप प्राइस बढ़ा लो घटा लो, वो जरूरत की चीज़ है और लोग उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे। नंबर ऑफ यूजेस, नंबर ऑफ यूजेस भी वही हो गया डाइवर्सिफाइड यूजेस। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कहने का मतलब शॉर्ट रन में इनइलास्टिक डिमांड होगा और लॉन्ग रन में डिमांड इलास्टिक हो सकता है। कंज्यूमर की हैबिट, उपभोक्ता जिस वस्तु के आदत का शिकार हो जाए, उसकी प्राइस बढ़ने पे भी डिमांड में कोई खास चेंज नहीं आएगा, या प्राइस घटने पे भी कोई खास चेंज नहीं आने वाला। इनइलास्टिक डिमांड होता है, कंज्यूमर उसका कंजम्पशन जितना चाहता है उतना करेगा ही करेगा। तो ये सारी बातें थी जो देखने को मिलती हैं, जो डिमांड को प्रभावित कर सकती हैं, ये सारी बातें। लॉर्ड डीएमयू हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। फिर यहाँ से आ जाता है इनका इंडिफरेंस करना, लेकिन हमने सप्लाई पहले डिस्कस करना है, उसके बाद हमने डिस्कस करना है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ओके, प्लीज जस्ट हैव अ ब्रेक।